हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आपका स्टैंडर्ड 11 का ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में अभी हम लोग आपका स्टैंडर्ड 11 का फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स में सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से पढ़ना। और ये टॉपिक्स में हम लोग मैंने एच.सी. वर्मा के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर कर दिए है। ठीक है, तो और एच.सी. वर्मा फिजिक्स में अच्छी बुक आती है, हर कोई जानता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के मेरे बारे में बता देता हूं। तो माई सेल्फ राजन कोटड़िया, उड़ान एजुकेशन इन सूरत सिटी, उसमें का मैं मैनेजमेंट करता हूं और फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करके स्टार्ट करते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारी हमारे पास फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप 9th एंड 10th में पढ़ चुके होंगे। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, बहुत सारी ऐसी 11th 12th में और पढ़ोगे तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जनरली पूछा जाएगा। भाई व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी? एक मार्क में जनरली जेई, नीट और आपके जो बोर्ड की एग्जाम उसमें एक मार्क में पूछते हैं, जेई नीट में भी ऐसे सवाल आते हैं जनरली। ठीक है, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, फोर्स, वर्क डन, ये तो सिंपल है, बट बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो सबका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज से स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशन आपको ये होनी चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो उसकी कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, आपको उसका बात करूं तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। और मैं बात करूं तो वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो बस बेसिक सी चीज है, फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव कर सकते हो। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आता है तो आप कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको 9th और 10th के बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद 11th और 12th का भी लेंगे। ठीक है, मैं आपको बस फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, आप बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, बेसिक सी चीज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मास होता है, मास, तो मास को डिनोट करके बच्चों कैपिटल एम से, यहां पे मैंने लिखा है मास को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? कैपिटल एल से। और टाइम होता है, वो टाइम को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? कैपिटल टी से। और करंट जो आपका करंट होता है उसको क्या है, कैसे डिनोट करके? ए से। और टेम्परेचर को कैसे डिनोट करके? थीटा से। ठीक है, तो अभी हम लोग एम एल टी कवर हो जाए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेके, उसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेके उसमें टेम्परेचर एंड आपका करंट भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बच्चा आपका एरिया। ठीक है, तो एरिया का आपका यूनिट क्या रहेगा बच्चों? एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सब हर कोई जानता है। तो एरिया का एरिया का यूनिट क्या रहेगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब मास को मैं कैसे रिप्रेजेंट, सॉरी एरिया मीटर है तो मीटर को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा? लेंथ से। मीटर मतलब लेंथ आ गया, तो एम की जगह क्या मैं यूज करूंगा? L⁻²। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया? एरिया का आ गया। ठीक है, अब एरिया में तो एम और टी साथ में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को लिखना हो तो मैं m⁻�0, L⁻² और t⁻0 लिख सकता हूं। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? एरिया का। ठीक है, एम और टी था नहीं, इसलिए किसी का पावर 0 रख गया। पावर 0 मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। अब बोलोगे सर एम और टी लिखना जरूरी है? हाँ लिख दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है? m⁻�0, L⁻² और t⁻0। अब देखते हैं, इसके बाद लेते हैं हम लोग वॉल्यूम का। किसका बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या रहेगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ठीक है, एम स्मॉल कर देता हूं, मीटर क्यूब। अब मीटर किस में मेजर करेंगे? मीटर आ गया। मीटर मतलब क्या होगा बच्चों? लेंथ। तो आपका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? L⁻3। अब देखो एम और टी, मास और टाइम नजर नहीं आ रहा तो हम क्या लिख सकते हैं? m⁻�0, L⁻3 और t⁻0। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, m0, L3, t0। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं लेता हूं आपका स्पीड बच्चों। क्या लेता हूं? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या रहता है हमारा फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब देखो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, किस में मेजर करके, लेंथ। डिस्टेंस बराबर क्या होगा बच्चों, लेंथ। तो ये लिख देता हूं, नीचे क्या आएगा, टाइम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t को ऊपर लेके तो यहाँ 1 पावर है तो -1 पावर हो जाएगा। ठीक है, l का तो 1 पावर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t -1। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों। क्लियर है सबको? बस ऐसे ही सिंपल। अगर देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता तो डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप तो कहां से कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें मैंने बताया था, आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो आपने जंग जीत ली, ऐसा ही समझो। ठीक है, स्पीड का पाई तो मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी हम 9th में पढ़े थे मोशन चैप्टर में, अगर याद हो तो पढ़ा, आप अगर याद हो तो कर पाओगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेगा बच्चों, लेंथ, वो भी लेंथ ही होगा, और नीचे टाइम क्या होगा बच्चों, टी। तो t ऊपर आ जाएगा बच्चों, तो t ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, t⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, m⁻0 l1 t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, वेलोसिटी का आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब डस्टर तो मैंने हाथ में लगा दी इसलिए कोई झंझट नहीं है। एक्सीलरेशन, क्या बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, वो हमारे पास है, बस यहाँ पे टाइम की जगह क्या रख देना है, टी। ठीक है, या वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम से भी कर सकते हो, एज योर चॉइस, किसी भी हिसाब से करते हो। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया बच्चों, m0 l1 t⁻⁻1। नीचे टाइम का क्या आ जाएगा, 1 t⁻1 पावर। अब देखो t ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l1 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? बढ़िया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, फोर्स देखते हैं। क्या बच्चों देखते हैं, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ याद करो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ। F इक्वल टू m हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 9th में। फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास का ये लिखेंगे m⁻1 लिखेंगे, एक्सीलरेशन का तो हमारे पास है ही, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स का। बहुत बढ़िया, ठीक है। m का 1 पावर और एक्सीलरेशन का क्या है, m0 l1 t-2। अब दोनों को मल्टी साथ में जोड़ देते क्या हो जाएगा बच्चों, m1 l1 t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, फोर्स का आ गया। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बाद लेते हैं वर्क डन। क्या बच्चों, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूला याद करना जरूरी है बच्चों, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी है। वर्क डन इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू रहेगा F मल्टीप्लाई S, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहां डिराइव किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ आ गया, l⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का, और एक चीज यहां पे याद रखना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख देना, वो बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फोर्स का अगेन एंड अगेन हम रिपीट डिराइव नहीं करेंगे। फोर्स आए तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्या याद होना चाहिए, m1 l1 t⁻2। वो अगर आपको याद है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर दोगे। ठीक है, तो फोर्स का m1 l1 t⁻2, m1 l1 t⁻2, यहां तक ये फोर्स का आ गया। उसके बाद क्या है, S, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा S, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, l⁻1। अब दोनों को साथ में जोड़ देते बच्चों तो क्या हो जाएगा, m1 l2 t-2। ये किसका आ गया, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं पावर। क्या लेते हैं बच्चों, पावर। ठीक है ना, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया बच्चों, वर्क डन का क्या डिराइव किया, ये डिराइव किया, उसके नीचे क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। तो हमने क्या यहाँ पे डिराइव m1 l2
टी माइनस टू, नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया। अब टाइम को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t माइनस 3। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, पावर का। ठीक है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे, फॉर्मूला लिखते जाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते जाएंगे, फॉर्मूला लिखते जाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है सब बच्चे। उसके बाद पावर के बाद ले लेता हूं मैं 9th और 10th के टॉपिक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो एकदम इजी है बच्चों, आप ऐसे ही कर दोगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। टाइम को ऊपर ले लिया, क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। इसको ऐसे लिखना होता है m0 L0 t-1 हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। उसके बाद मैं लिख देता हूं पावर आ गया। उसके बाद सपोज प्रेशर। प्रेशर बच्चों, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का मैंने बताया था, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, आप लोगों ने कर रख दिया होगा, सब होशियार है। m1 L1 t-2। एरिया का क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, L⁻², क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या होगा L⁻²। अब L⁻² ऊपर बच्चों ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। m1 L-1 t-2, ये किसका आ गया बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का आ गया। ठीक है ना, प्रेशर का। बढ़िया। उसके बाद लेते हैं बच्चों टॉर्क। अब देखो टॉर्क आपके लिए नया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूं, आप बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, टॉर्क मतलब होता है बच्चों, आप वो पढ़ोगे फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मैंने उल्टा टी यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है, डिस्टेंस अच्छे से लिख देता हूं। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क। ठीक है, तो दोनों का देखो फोर्स एंड डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला का मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा किसका बन जाएगा, टॉर्क का बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फोर्स का मैंने क्या डिराइव किया था, m1 L1 t-2। डिस्टेंस का क्या रहेगा बच्चों, L⁻1 लिख रहेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो बेस से में तो पावर का एडिशन, m1 देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 और t-2, ये किसका आ गया, टॉर्क का। ठीक है, ये आपका किसका बन गया, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अभी ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल क्या रहता है बच्चों, P। मोमेंटम इक्वल टू क्या रहता है, हम लोग 9th में पढ़े थे, 9th का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है। लेकिन मोमेंटम इक्वल टू क्या रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या रहता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड मास का तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, किसको, मोमेंटम का बन जाएगा। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या रहेगा m1, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, L⁻1 अपॉन t⁻1 लिख सकता हूँ। अब t ऊपर आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा m1 L1 t-1। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, मोमेंटम। ठीक है ना, ये मोमेंटम, ये ऊपर आ गया, नेगेटिव हो गया। बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद मेरे को याद आ रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। ठीक है, तो फिर से प्रेशर फोर्स का क्या रहेगा, m1 L1 t-2। नीचे एरिया का क्या होगा, L⁻²। L⁻² ऊपर ले लेते बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा m1 L-1 t-2। ये किसका आ गया, स्ट्रेस का। ठीक है,
बढ़िया। उसके बाद देखते हैं हम लोग दो ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, मतलब उसका डायमेंशन लेस डायमेंशन फॉर्मूला है। देखो मैं उसके बाद ले लेता हूँ आपका, हम 10th में पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहेगा n इक्वल टू क्या रहता था हमारा c/v। c क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जहां पे एयर भी ना हो उसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइड बाय क्या होगा? v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या रहेगा? n रहेगा, n इक्वल टू क्या रहेगा? c/v। समझ में आ रहा है? वहां पे स्पीड क्या है? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वहां पे v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हालांकि दोनों स्पीड है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, l/t, नीचे वो भी l/t। तो देखो तो दोनों उठ छम हो गया, तो क्या होगा बच्चों? m0 l0 t0। ठीक है, डायमेंशन लेस, इसका m में भी पावर नहीं है, l में भी पावर नहीं है, t में भी पावर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डायमेंशन लेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं लिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बच्चों। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। उसका और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डायमेंशन नहीं हुआ ऐसा, स्ट्रेन। बच्चों क्या होता है स्ट्रेन? मैं अभी फॉर्मूला बता देता हूं। स्ट्रेन रहेगा बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन मतलब ऐसा है, सपोज ये मेरे पास मार्कर है, इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको मैंने दोनों तरफ से सपोज खींच लिया। ठीक है, तो 10 में से 20 हो गया सपोज करो, तो चेंज कितनी हुई? 20 माइनस 10, तो कितनी हुई? 10 में चेंजेस आया, तो अपॉन ऊपर क्या रहेगा? 10, और नीचे ओरिजिनल पहले कितनी थी? 10। ठीक है, तो दोनों ऊपर नीचे लेंथ ही आएगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का क्या? l/1। इसका भी क्या हो गया? दोनों छम हो गया, क्या होगा? m0 l0 t0। ये भी क्या आपका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया है। स्ट्रेन में भी क्या रहेगा? इसके डायमेंशन नहीं रहेगा, इसलिए स्ट्रेन को भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी आपको कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके फॉर्मूला उसका डायमेंशन नहीं मिलता, ठीक है, m0 l0 t0 या आपको a0 t20, कोई भी उसका जीरो, सबका जीरो पावर आता है। ठीक है, तो उसको अगर ऊपर नीचे सब कुछ छम हो गया तो उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद मेरे को याद आ रहा है केमिस्ट्री के ऊपर से डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी पढ़े थे आप लोग 9th में केमिस्ट्री में। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रहेगा रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों। ठीक है, मास अपॉन रहेगा वॉल्यूम। अब मास का क्या रहेगा? m, और वॉल्यूम का क्या रहेगा? l/3 रहेगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा बच्चों। देखो m1 l/-3 और t क्या रहेगा? 0 पावर रहेगा। एक इसका आ गया डेंसिटी का। ठीक है ना, ये डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। बढ़िया। डेंसिटी का क्या आ गया? m1 l/-3 t/0। उसके बाद मैं डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये वर्ड आपके लिए नया है बच्चों। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th में पढ़ोगे, टॉपिक आपका आएगा। मैं अभी आपको बता दूं, फॉर्मूला रहेगा मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। सब मास मतलब यहाँ पे कोई मास है और यहाँ से लेंथ है, उसका स्क्वायर तो आप कर लोगे। ठीक है ना, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। तो आपका मैं बात करूं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सिंबल रहता है बच्चों आई। ठीक है, आई। तो मास मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। तो मास का क्या रहेगा? m पावर रहेगा, m का 1 पावर, और लेंथ का l/2 हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो रहेगा? m1 l2 t/0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो बस फॉर्मूला आना जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, अब तो आप कर सकते थे। ठीक है,
इसीलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी है, फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला तो डिराइव कर ही दोगे। अब सबको उसके बाद मेरे को याद आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है? ओमेगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेलोसिटी अपॉन होता है डिस्टेंस, ठीक है, आर लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे चलो फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी का रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-1, डिस्टेंस का क्या रहेगा L1। अब ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन तो क्या होगा m0 L0 t-1, किसका आ गया? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। उस हिसाब से मैं एंगुलर मोमेंटम कहूँ बच्चों, एंगुलर मोमेंटम तो मास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो देखो एंगुलर मोमेंटम्स इक्वल टू क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मास, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या डी रह गया बच्चों? m0 L0 t-1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? m1 क्या हो जाएगा? m1 L0 t-1। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? एंगुलर मोमेंटम का आ गया, ठीक है। अब सबको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें तो जरूरी है क्या? डिराइव जरूरी है फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया तो बस ठीक है, हम तो राजा बन गए। अब देखो ये यहां तक हमने किया, ये किसमें? मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीन को हमने कवर किया। अब सपोज मैं ऐसा कहूँ भाई आपका ये दो आपने लिखा है, इसका काम क्या आएगा? ठीक है, तो अब इसको भी साथ में जोड़ लेते हैं। आपका क्या है? करंट। करंट को भी हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। करंट का भी ये का यूज है, ऐसे दो तीन फिजिकल क्वांटिटी 10 के बेस के ऊपर से ले रहे, तो सबसे मैं ले लेता हूं आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू रहेगा वर्क डन अपॉन क्या रहेगा? चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज रहेगा, ठीक है। अब देखो वर्क डन का तो हमें पता है, फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, बट चार्ज हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो चार्ज का हमारे पास ये फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, ठीक है बच्चों। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? Q इक्वल टू IT रहेगा। I का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? I का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? A। देखो I मतलब करंट, और करंट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? कैपिटल A, ठीक है। ये यहाँ पे काम आ रहा है, देखो I इक्वल टू क्या था? करंट, और करंट के लिए कैपिटल A यूज कर रहे थे। टाइम इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? t⁻⁴। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? आपका किसका आ गया है? चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मैं लिख देता हूँ m1 L2 t-2 हमने डिराइव किया था। और चार्ज का क्या रहेगा? a⁻1 पावर t⁻1 पावर बच्चों, ठीक है। तो a1 t1, बढ़िया। अब t को ऊपर ले लिया, a को ऊपर ले लिया, क्योंकि सब साथ, ठीक है, सबको साथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन फॉर्म भाई मोदी साहब का हमारा स्टेटमेंट है ना, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ में ले लिया बच्चों। तो m1 L2 t-3 और a-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? वर्क डन, सॉरी ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये किसका आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और मैं उसके बाद लेता हूँ, मैं सपोज ले लेता हूँ आपका रेजिस्टेंस बच्चों, रुकावट। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला है, ओम्स लॉ याद करो, क्या था? V इक्वल टू क्या था बच्चों? IR था। हमें किसका भी रेजिस्टेंस R का डिराइव करना है, R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I होगा। तो V का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, I की जगह करंट की जगह ये यूज करके, A यूज करके, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? V अपॉन I। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का तो हमने डिराइव कर दिया,
ठीक है, वो हमने एज इट इज लिख देंगे। और नीचे करंट है आई का तो क्या यूज का यू का आई बराबर ए लिख देंगे, तो हो गया ना, सबको साथ में जोड़ देंगे तो क्या होगा M1 L2 T-3 A-1। करंट के लिए क्या यूज करेंगे A/1। अब ए को देखो ऊपर ले लेते बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले लिया तो अब हो जाएगा हमारा L2 T-3 और क्या हो जाएगा A⁻²। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, रेजिस्टेंस का बन रहा है। ठीक है, अब देखो अभी ए वाली क्वांटिटी भी साथ में आ रही है। अभी तक हम लोग क्या पहले क्या लेते हैं ml/t भी ले रहे थे, और ये दो क्वांटिटी हमने फिजिकल क्वांटिटी ली, इसमें एम्पियर मतलब करंट भी आ रहा है साथ में। ठीक है, अब टेम्परेचर भी साथ में ऐड करके, बट स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं उसके बाद मेरे को याद आ रहा है आपका वो आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद सपोज मेरे पास अगर आपको ये दिया है, हाँ आप न्यूटन, हम लोग एक मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G m1 m2/r², डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर याद हो तो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे। अभी मैं ऐसा बताऊं आपको, कैपिटल G का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो आप तो कर दोगे, ठीक है, ऐसे ही कर दोगे। देखो G का करना है तो क्या होगा, G = फोर्स मल्टीप्लाई r² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 × m2। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, ma, तो m1 L1 T-2 r² मतलब क्या रहेगा बच्चों, लेंथ का स्क्वायर, और नीचे मास इंटू मास क्या होगा m⁻² पावर हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻²। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, G का। ठीक है ना, G का। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बात करूं, मेरे पास एक फॉर्मूला है, अभी आप 11th में पढ़ोगे, E = hf। देखो E एनर्जी है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, बहुत उसने मेहनत की, उसके नाम के हिसाब से आज हम कांस्टेंट उसके नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ बड़ा काम करो कि आपके नाम से भी पढ़े। ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते रहेंगे हम लोग, एक दिन डेफिनेटली वी विल गेट ए गुड सक्सेस इन योर लाइफ। E = hf, H प्लैंक कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी का रह गया था, एनर्जी का उसके पहले मैं डिराइव करवा देता हूँ। एनर्जी देखो यहाँ पे लिख कर देता हूँ, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन के हिसाब से होगा, वर्क डन का जो आएगा वही आएगा। क्यों आप एक बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क डन का हमारा ऐसे यूनिट क्या होता है जूल, और एनर्जी का भी क्या होता है जूल, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर भी हम वर्क एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ½ mv²। ठीक है, तो मास का क्या होगा m1, वेलोसिटी लेंथ L⁻² T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, एनर्जी का आ गया। ठीक है, अब देखो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी लो, पोटेंशियल एनर्जी लो, न्यूक्लियर एनर्जी लो, कोई भी एनर्जी ले लो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो एनर्जी का आपका क्या आ गया m1 L2 T-2। अब देखो E हमारे तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला में डिराइव करना है, H का। ठीक है, इसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो H = क्या रहेगा, E/ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमने डिराइव कर दिया बच्चों, क्या किया, m1 L2 T-2, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा 1 टाइम। ठीक है, अब टाइम को ऊपर ले लिया तो क्या होगा m1 L2 T-1। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, स्मॉल h का। h क्या है वहां पे, प्लैंक कांस्टेंट बच्चों। ठीक है ना, हाँ तो बच्चों अभी थोड़े बहुत में आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी HC वर्मा बुक्स, फिजिक्स में अच्छी बुक आती है, सब हर कोई जानता है, तो उसमें से हम थोड़े बहुत आपके क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको अगर सोल्व कर रहे हो HC वर्मा साथ में तो आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, वहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि आपका F = QE। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई चार्ज, फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, ई को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा बच्चों, तो एफ इक्वल टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब एफ का तो हर कोई जानता है, ठीक है, एफ इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 l1 t-2, और चार्ज का क्या रहता है, q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई हमने डिराइव किया था, i इक्वल टू q बाई टी, तो q इक्वल टू क्या होता है, i इंटू टी, आई का क्या लिखेंगे, a लिखेंगे a1 t का, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, a1 t-1, ठीक है। अब सबको साथ में जोड़ लेते हैं, तो m1 l1 t-3 बच्चों, 3 - 3 a - 1, ठीक है, ये किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसा बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सपोज मेरे को फाइंड करना है, तो QVB, ठीक है, फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या रहेगा बच्चों, B, ठीक है। अब मेरे को B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, B को सब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है, तो B इक्वल टू क्या रहेगा, F अपॉन Q इंटू V हो जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे B को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो F इक्वल बटे Q अपॉन V, ठीक है। F का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, m1 l1 t-2, ठीक है, Q का हमने यहाँ पे a1 इंटू t1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, a1 इंटू t1। अब v वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम बच्चों, l1, और टाइम डिनोमीटर में, तो उसका डिनोमीटर का डिनोमीटर तो न्यूमिनेटर में चलेगा, तो t1 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है, देखो m का क्या पावर रहेगा 1, ठीक है, l का 1 है, नीचे भी 1, देखो l कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो l रेज़ टू में क्या लिख देता हूँ 0, उसके बाद देखो t ऊपर आ जाएगा, तो माइनस, देखो ये t1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t रेज़ टू -2, एंड आपका a ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा a रेज़ टू -1, t-2 a रेज़ टू 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B का, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आप सोचोगे सर ये कहां से आ गया, ठीक है, अब मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा बच्चों, F इक्वल टू, मैं ऐसा लिख देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का P इक्वल टू रहेगा चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस D, ठीक है। अब मेरे को P चार्ज का बताए, Q इक्वल टू, Q बराबर क्या हो रहेगा IT, Q इक्वल टू क्या रहेगा IT, तो I का क्या रहेगा A1, टाइम का T1, डिस्टेंस का L1, तो हो गया आपका L1 T1 A1, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया बच्चों, P का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस हिसाब से मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बच्चों फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का फॉर्मूला EM इक्वल टू I मल्टीप्लाई एरिया होता है बच्चों, क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। करंट का तो A लिख देंगे, एरिया का क्या होगा L2, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा L2A1, ठीक है। ये आपका किसका गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस हिसाब से अब कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है, बट आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली डिराइव कर लोगे। अब एक फॉर्मूला ले लेता हूं बच्चों, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ले रहा हूं, केमिस्ट्री का आपका फॉर्मूला PV इक्वल टू nRT। अब वहां पे P क्या है, वहां पे बच्चों प्रेशर, V क्या है वहां पे वॉल्यूम, N कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, और T क्या है वहां पे टेम्परेचर। तो R को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं बच्चों, R इक्वल टू PV अपॉन क्या रहेगा NT, देखो तो अब P प्रेशर, V वॉल्यूम, N कांस्टेंट, T टेम्परेचर, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो P प्रेशर है, उसको मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूं, V वॉल्यूम है, और नीचे N, और आपका क्या है T। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे क्या पास है, M1 L1 T-2, वॉल्यूम का क्या रहेगा बच्चों L3, क्या रहेगा L3। अब ये एरिया आ गया, एरिया का क्या रहेगा L², और हमारा T टेम्परेचर का क्या रहेगा T2। अब देखो सबको साथ में ले लेते, ठीक है, L⁻², और थीटा को ऊपर ले लेते, तो क्या बन जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला
m1, देखो 1 + 3 क्या रहेगा बच्चों 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, L2 और हमारा t⁻² और θ⁻1, किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों r, गैस कांस्टेंट, r का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और एक हम और एक यहाँ पे मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे Q = में mc T2 - T1। अब देखो फॉर्मूला से डरने की जरूरत नहीं है, बाकी हम सेम हमारी प्रोसेस करती जानी। वहाँ पे मैं C का मेरे को C वहाँ पे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो अभी आपको समझ में नहीं है, अभी आपको क्या कर देना है, बस C का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है। तो C को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ बच्चों, Q अपॉन क्या रहेगा m और क्या रहेगा T2 - T1। अब देखो Q क्या है, Q बराबर IT रहेगा, I × T और नीचे क्या m और T2 - T1। I क्या है वहां पे बच्चों, I मतलब करंट रहेगा, करंट का आप डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा A⁻1, T मतलब क्या है बच्चों टाइम, टाइम का क्या रहेगा T⁻1, m क्या है बच्चों मास, मास का m⁻1 और T2 - T1 टेम्परेचर मतलब क्या रहेगा बच्चों θ1। समझ में आ रहा है सबको? अब m को ऊपर ले लेते, थीटा को भी हम ऊपर ले लेते, तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों m⁻1 और a1 T1 एंड θ⁻1। अब देखो इसको मैं जरूर, ठीक है ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? इसी हिसाब से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ली जाएगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अभी यहां पे मैं थीटा ले लेता हूं, आपका कोई एंगल बच्चों थीटा दिया है, थीटा का यूनिट क्या होता है बच्चों, थीटा डिग्री, रेडियन ऐसा होता है, तो थीटा का यूनिट रहेगा बच्चों रेडियन। अब ध्यान से देखो ये थीटा का यूनिट है रेडियन, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा बच्चा m0 L0 T0। इसका मतलब क्या होगा, इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहां तो यूनिट तो दिख रहा है, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। देखो यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहां पे मैं ऐसा लिखूं यूनिट होगा बच्चों तो डायमेंशन जो आपका है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यूनिट होगा तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका उल्टा, अगर डायमेंशन होगा तो यूनिट 110% होगा, डायमेंशन होगा तो यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट होगा तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायमेंशन है आपके पास तो इसका मतलब अगर आपके पास यूनिट होगा ही होगा। तो ये अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि अगर यूनिट है तो डायमेंशन है और नहीं, ऐसा कुछ भी सवाल आपको ट्विस्ट करके पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लो एक देख लेते, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल, ये लो क्या कहना चाहता है, लो ये कहना चाहता है, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, ये कहना चाहता है, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं, ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज हैविंग सेम डायमेंशन और यूनिट। इसका क्या मतलब रहा, अगर मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई वो क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं ऐसा बात करूं कि 5 किलो टोमेटो है, उसको आप 2 घंटे में ऐड कर दो, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पे 5 किलोग्राम है और यहाँ पे टाइम है
समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा बात करूं 5 लीटर पानी को 200 किलोमीटर में ऐड कर दो, कैसे कर पाएगी? यहाँ पे लीटर है, वहां पे क्या है? किलोमीटर। बट मैं ऐसा आपको बताऊं 2 घंटे और 3 घंटे को ऐड कर दो तो आप सीधी सी बात करोगे 2 + 3 5 कर पाएगी, क्योंकि वहां पे दोनों घंटे है, तो आप टाइम का यूनिट सेकंड आवर कुछ भी होगा, तो 2 आवर्स + 3 आवर 5 आवर ऐड कर पाएंगे। अगर मैं ऐसा बात करूं 5 किलो टोमेटो और 3 किलो टोमेटो को ऐड कर दो तो 5 + 3 8 किलो, क्योंकि दोनों किलो है, वहां ग्राम भी होगा तो भी ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बात करूं 100 लीटर पानी को 200 लीटर दूध में ऐड कर दो, ठीक है, तो 200 + 100 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐड क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे उसका डायमेंशन और यूनिट बच्चों सेम है। उसका उल्टा अगर आपका डायमेंशन और यूनिट सेम नहीं है तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूं, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सके? ओनली दोज क्वांटिटी बच्चों, क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड who's having same dimensions or unit. Only those quantity can be added or subtracted who's having same dimension or unit. उसका डायमेंशन और यूनिट सेम होगा तभी हम क्या कर पाएंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया, ठीक है। बट आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो किसी को भी कर पाएंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ का हमारा फॉर्मूला है F = मास × एक्सीलरेशन। हालांकि मास का भी यूनिट अलग है, ए का भी यूनिट अलग है, दोनों को मिला के हमारा क्या मिल रहा है? फोर्स, वो भी नया यूनिट मिल रहा है। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी यूनिट अलग है, टाइम का यूनिट भी अलग है, दोनों का यूनिट का डिवीजन करके क्या मिल रहा है हमें बच्चों? एक्सीलरेशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? और एक एग्जांपल लेते थे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास × वेलोसिटी बच्चों। मास का भी यूनिट अलग है, वेलोसिटी का भी यूनिट अलग है, दोनों का यूनिट को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है बच्चों? मोमेंटम। पी अलग ही यूनिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इस हिसाब से ये लो ओनली फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कोई भी यूनिट और कोई भी आपका डायमेंशन है उसको कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, उसके बाद अगर एग्जांपल केस लेना हो, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं A + B = मैं C लिखूं, तो A, B और C का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा लिखूं X + Y = क्या रहेगा? Z, तो X, Y एंड Z का क्या रहेगा? डायमेंशन क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा लिखूं A + B = C + D, तो A और B को ऐड करके जो मतलब A, B, C और D का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? सेम रहेगा। क्लियर? एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ले लेता हूं X = AT + BT² + CT³। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड करने, किसके? A, B एंड C के डायमेंशन फाइंड करने। X मतलब डिस्टेंस है, लेंथ में है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ X और AT का मिला के जो डायमेंशन आएगा वही X का रहेगा, BT² का जो डायमेंशन आएगा वही X का रहेगा, और CT³ का जो डायमेंशन आएगा वही क्या रहेगा? X रहेगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ X = क्या रहेगा? डायमेंशन ऑफ AT। क्लियर? X मतलब हमारा डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन क्या रहेगा? L⁻⁴ A हमारा कांस्टेंट है, T क्या है बच्चों? टाइम है, T1। इसको डिनोमिनेटर में ले लेते बच्चों, L⁻⁴ T⁻⁴, T को ऊपर ले लिया बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला गया L1 और T-1 किसका आ गया? A का। सिमिलरली बच्चों मेरे को BT² का, तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, X का डायमेंशन और हमारा BT² का डायमेंशन बच्चों सेम रहेगा। हमें किसका फाइंड करना है बच्चों? B का फाइंड करना है, तो B को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं बच्चों, तो B = क्या रहेगा? X/T² रहेगा। X का डायमेंशन मतलब लेंथ में आया बच्चों L⁻⁴, T मतलब टाइम में आया बच्चों,
तो टी का स्क्वायर अब ऊपर लेके तो बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो l रेस टू 1 t रेस टू माइनस 2 किसका डायमेंशन आएगा बच्चों, b का है। समझ में आ रहा है सबको। उस हिसाब से मेरे को सी टी इसका c का फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू में क्या रहेगा सी टी क्यूब, x का डायमेंशन इक्वल टू सी टी क्यूब का डायमेंशन रहेगा। मेरे को किसका फाइंड करना है बच्चों, c का, किसका, c का। तो c इक्वल टू क्या रहेगा, x अपॉन टी क्यूब, x क्या है वहां पे लेंथ है, l अपॉन क्या रहेगा टी क्यूब, इसका मतलब क्या है l1 t माइनस 3। डायमेंशन किसका आ गया बच्चों, c का आ गया। सबको क्लियर हो रहा होगा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों v इक्वल टू यू प्लस अल्फा इंटू टी। अब मेरे को अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, ये ऐड कर रहे, तो v का जो डायमेंशन होगा वही u का होगा और वही अल्फा टी का डायमेंशन होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू रहेगा डायमेंशन ऑफ अल्फा टी। मेरे को किसका फाइंड करना बच्चों, अल्फा का। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। v मतलब क्या रहेगा बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम, l अपॉन टी। अल्फा वो तो हमें फाइंड करना है, t का क्या रहेगा t1, नीचे को डिनोमीटर में ले लिया, अल्फा इक्वल टू क्या l अपॉन टी रेस टू 2, इसको ऊपर ले लिया, क्या रहेगा l1 t माइनस 2। किसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा का। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। और एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, l इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा t2 माइनस t1, ये मेरे को फॉर्मूला बताया। अब मेरे को यहाँ पे बच्चों अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। l यहाँ पे l नॉट 1 प्लस अल्फा t2 माइनस t1, क्या करेंगे, l लेंथ है, ये l नॉट भी वो लेंथ में मेजर होगा, l नॉट मल्टीप्लाई में जाने देते, प्लस l नॉट मल्टीप्लाई अल्फा और t2 माइनस t1। यहां पे मैं लिख देता हूं, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये आपका क्वेश्चन है। अल्फा, अब ध्यान से देखना, l का जो डायमेंशन होगा वही l नॉट का होगा और वही यहां पे ये होगा इसका l नॉट मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई t2 माइनस t1। तो कंपेयर कर सकते हैं ना बच्चों, डायमेंशन ऑफ l इज इक्वल टू में क्या कंपेयर कर सकता हूं, डायमेंशन ऑफ किसका l नॉट मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई t2 माइनस t1। इसका क्या रहेगा बच्चों डायमेंशन l रेस टू 1, इसका क्या रहेगा l1, इसका तो हमें फाइंड करना है इसलिए इसको मल्टीप्लाई में अल्फा, और टेम्परेचर में डिफरेंस तो क्या आएगा थीटा रेस टू 1 पावर। अब देखो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा रेस टू माइनस 1। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। और एक दो एग्जांपल लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। मैं यहां पे ले लेता हूं x इक्वल टू 10 3 अल्फा इंटू टी। ओके, मेरे को यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है किसका बच्चों, अल्फा का। अब ध्यान से देखो 10 के अंदर क्या आपका एंगल है, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि एंगल्स इज अ डायमेंशन लेस हमारी फिजिकल क्वांटिटी, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो अल्फा टी इक्वल टू में क्या लिखूंगा, m0 l0 t0, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हमें t को डिनोमीटर में जाने देंगे, तो अल्फा m0 l0 t0 डिवाइड बाई t रेस टू 1 पावर, t को ऊपर ले लिया तो क्या रहेगा m0 l0 t माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, इसका अल्फा का। समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया, ठीक है। इस हिसाब से
अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली डिराइव कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका डाउट आपका सोल्व किया जाएगा अलग भी से वीडियो बना के। थैंक यू, तब तक के लिए।